सो बेसिकली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या मैक्सिमम अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं तो ऑब्वियसली आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में AKTU में एडमिशन ले ही लिया होगा, है ना। तो अब AKTU में जब आपने एडमिशन लिया है तो बेसिकली वो क्या है, एक यूनिवर्सिटी है। तो दैट मीन्स अगर आप किसी भी ऐसे कॉलेज में हैं जो AKTU से एफिलेटेड है और जिसके एग्जामिनेशंस बेसिकली कौन कराएगा, AKTU कराएगा। तो बेसिकली जैसे आप 10th या 12th में होते हो तो जैसे CBSE या ICSE या UP बोर्ड का बेसिकली करिकुलम होता है, आपके स्कूल वाले वो करवाते हैं और लास्ट में आपको बोर्ड के पेपर देने जाने होते हैं। सेम कुछ इसी AKTU यूनिवर्सिटी का भी ऐसा ही है। AKTU एक यूनिवर्सिटी है जो करिकुलम प्रोवाइड करती है, आपको सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है ना। और पर्टिकुलर फिर उसके एंड सेमेस्टर्स में क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो बेसिकली आज हम एक AKTU का जो नया सिलेबस रिलीज़ हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट है बेसिकली क्या है, वो क्वांटम फिज़िक्स एंड एप्लीकेशंस नाम का एक सब्जेक्ट है। बेसिकली आपको उसमें पढ़नी फिज़िक्स होती है। आपके बैच से पहले जो बच्चे थे, यानी जब तक अभी सिलेबस चेंज हुआ है फॉर द 2026-27 स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जो बच्चे थे बेसिकली वो इस सब्जेक्ट को किस नाम से पढ़ते थे, इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से पढ़ते थे। और करिकुलम में भी चेंज हुआ है, सिलेबस में भी कई चीज़ें चेंज हुई हैं कंपेयर अगर हम करें तो प्रीवियस ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो काफ़ी कुछ नया पढ़ना है, आपके सब्जेक्ट्स भी बढ़ चुके हैं और पहली बार आप पेपर देने जाओगे, पहली बार आप बोर्ड का पेपर दोगे, आपके पास कोई PYQ भी नहीं है। तो कंटेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर आप फोकस करो, जिससे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से कर पाओ। तो आज की वीडियो आपके फिज़िक्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि अगर आप चाहते हो कि आपका फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, 5 यूनिट्स हम कवर करेंगे, अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका काम है वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से समझना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी करना, है ना। तो हम ना बेसिकली सिलेबस अभी आया है ना। तो हम ना थोड़ा ना इजी पोर्शन से अपना सिलेबस शुरू करेंगे। इजी पोर्शन से क्यों करेंगे मैम, क्यों यूनिट 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जनरली हम वो चीज़ें पहले कवर कर लेते हैं जो स्कोरिंग होती है। बेसिकली आपके कॉलेजेस वगैरह में भी CT ST इन सब में जनरली कुछ ऐसा दिया जाता है कि जो इजी भी हो और जल्दी कवर भी करा लिया जाए। आई डोंट नो अबाउट योर कॉलेज कि वो क्या स्टार्ट करा रहे हैं, पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि स्टूडेंट्स को अगर पहली बार वो एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी अगर हम इजी चीज़ से स्टार्ट करते हैं तो इंटरेस्ट उनका बिल्डअप रहता है ना। अभी से ही आप एकदम यूनिट 1 जिसमें इतनी डेरिवेशंस है तो बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो यूनिट 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फोटोनिक्स, है ना। इसमें बेसिकली 2 चैप्टर हैं आपके, मैंने आपका सिलेबस भी जो भी रिसेंट का है वो लगा दिया है। तो कंबाइंड इस यूनिट को फोटोनिक्स बोला गया है और इस फोटोनिक्स में भी 2 चैप्टर हैं, पहला है फाइबर ऑप्टिक्स और दूसरा है लेज़र। अगेन फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। तो लेज़र को हम सबसे पहले कवर कर रहे होंगे, देन फाइबर ऑप्टिक्स को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम लेज़र को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये फाइबर ऑप्टिक्स चैप्टर हमको बहुत ईजी लगने लगता है। तो एक यूनिट है पर कहने को इसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो पहले हम लेज़र को पढ़ेंगे। ये सिलेबस देख रखा है आप सभी ने और आप देख भी चुके होंगे, आपने भी PDF चेक की होगी, यही है बिल्कुल। तो पहले आज हम इस लेज़र वाले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपको बिल्कुल प्योर हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो मैंने अपने हाथों से ही बनाए थे और एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली लिखी हुई है, बहुत ऑर्गेनाइज नोट्स हैं। आंसर फ्रेमिंग अगर आप इस तरह से ही करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार AKTU के एग्ज़ाम्स देने जाओगे तो यू शुड नो कि हाउ टू राइट आंसर्स। तो बहुत ही अच्छा होने वाला ये कंटेंट आपके लिए। डेफिनेटली पसंद आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलो
हमारी यूनिट 4 है फोटोनिक्स, जिसमें हम बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर के बारे में पढ़ रहे होंगे। आज हम लेजर की जितनी भी चीजें हो पाएंगी वो करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें देखते हैं, बेसिकली फंडामेंटल ऑफ लाइट। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर। तो लेजर तो मैम हमें कुछ ऐसा भी होता है कि लेजर लाइट जलाते हैं हम, है ना, बहुत दूर तक बीम जाती है उसके, अभी तक तो इतना इतना पता है मैम हमें, और कुछ हमें पता नहीं है। तो हमें मैम ये तो पता ही चल रहा है कि जो बेसिकली लेजर है ना, जो लेजर है वो कुछ ना कुछ लाइट से तो रिलेटेड है। तो लाइट की कुछ फंडामेंटल चीजें पढ़ लेते हैं। बेसिकली लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी तो है। और आप 12th में भी ये पढ़कर आए होंगे कि जो एक लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है। दैट मीन्स लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। दैट मीन्स जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और वेव नेचर मतलब जो लाइट है वो एज अ वेव भी बेसिकली फंक्शनैलिटी है उसकी, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि लाइट एज अ पार्टिकल। लेट मी चेंज द कलर। ओके, लाइट एज अ पार्टिकल। अच्छा, तो लाइट हम ये कैसे कह सकते हैं कि लाइट पार्टिकल है? तो आपने अपने 12th क्लास में भी प्लैंक्स थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उसको हम कहते हैं फोटोन। तो क्योंकि लाइट फोटॉन्स से मिलकर बनी है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और किसी भी फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्या होती है बच्चा? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये न्यू है, ठीक है, ये पढ़ के आए होंगे आप। और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे। और जहाँ पे न्यू क्या होता है? न्यू बेसिकली C बाय लैम्डा। न्यू क्या होता है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बट मैं लिख देती हूँ। न्यू क्या है? C बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ, C इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला। आगे हम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं बेसिकली लेजर से। तो किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम कर रहे होंगे। सेकेंड लाइट का बिहेवियर है हमारा लाइट एज अ वेव। यानी एक हमने देखा कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बनी है। और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेम्बर इट, है ना। लाइट एज अ वेव। अब ये जो लाइट एज अ वेव थ्योरी है ये किसने दी थी? बेसिकली ये दी थी मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ये प्रपोज करा था कि बेसिकली जो लाइट है वो एज अ वेव जो है वो क्या होती है? रिप्रेजेंट होती है। जो लाइट है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये ध्यान रखना। और बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब चीजें हम यूनिट 1 में बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे पूरा डेरिवेशन भी है। तो अभी आप ये याद रखो, क्योंकि बेसिक है कि जो लाइट है वो दो ड्यूअल नेचर शो करती है, लाइट एज अ पार्टिकल, लाइट एज अ वेव। ओके, नाउ अब हम अपने काम पर आते हैं, दैट इज लेजर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले लेजर। बेसिकली हमारे तो चैप्टर जिसको हम शुरू कर रहे थे लेजर ही तो करा था। तो बेसिकली जो लेजर है उसका नाम ऐसे ही तो लिखा था हमने, LASER, दैट इज लेजर। अब इस लेजर की ना फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? L स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्पलीफिकेशन, बाय S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड फॉर एमिशन एंड R स्टैंड फॉर ऑफ रेडिएशन। तो बेसिकली अगर आप इसके नाम की फुल फॉर्म का मीनिंग समझोगे ना, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मैम व्हाट इज दिस? कि ठीक है, लाइट तो समझ आया इसमें मेरे को, बस एम्पलीफिकेशन भी कुछ ना कुछ समझ आया। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब होता है? एम्पलीफिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज का एम्पलीफाई हो जाना। जनरल में आप क्या समझते हो? कि कोई भी चीज पहले कम थी वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यानी किसी चीज का बढ़ जाना जनरल लैंग्वेज में इज एम्पलीफिकेशन।
आगे लिखा है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन तो मैम बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता होगा। तो ये ना एक प्रॉपर प्रोसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता क्या है। तो अभी के लिए आपको लेजर की क्या लिखनी है, बेसिकली डेफिनेशन, और बेसिकली क्या है, ये एक तरह से डेफिनेशन भी है या एक तरह से ये फुल फॉर्म भी है। बेसिकली एक एटीयू में जनरली 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो काफी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं ये चीजें, ठीक है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ओके यहाँ पे कुछ चीजें या वर्ड्स बार बार यूज होंगे, जैसे कि लाइट, जैसे कि फोटोन, जैसे कि रेडिएशन। तो लाइट क्या है, फोटोन से मिलकर बनी है, तो लाइट भी हम यूज कर सकते हैं, फोटोन भी हम यूज कर सकते हैं, और लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडिएशन, तो हम रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं। तो लाइट, फोटोन, रेडिएशन ये इक्विवेलेंट ही है। अगर आप यूज करोगे, आप लाइट यूज करो, फोटोन यूज करो, रेडिएशन यूज करो, सबका मतलब लाइट ही है, सबका मतलब फोटोन ही है, सबका मतलब रेडिएशन ही है। The word laser stands for the above full form, या आप लिख सकते हो the word laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation। लेजर का प्रिंसिपल क्या है, जो इसकी फुल फॉर्म है ना वो इसका प्रिंसिपल बन जाता है। लैंग्वेज में लिख दो कि जो लेजर का प्रिंसिपल है वो क्या, किस चीज पर लेजर बेस होता है, क्या लेजर का प्रिंसिपल क्या है कि जो लेजर है ना वो एम्प्लीफिकेशन करता है लाइट का बाय स्टिमुलेटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस किसी भी मटेरियल के। अब ये स्टिमुलेटिंग वर्ड नहीं समझ आ रहा, नहीं ठीक है, अभी आगे सारे प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लेजर क्या करता है, एटम्स को स्टिमुलेट करके किसी भी मटेरियल की लाइट को बढ़ाता है, एम्प्लीफाई करता है। स्टिमुलेट कैसे हो रहे हैं एटम अभी पढ़ेंगे ना। तो बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही इंटेंस या बहुत ही मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर, यानी वेवलेंथ एक लाइट, मतलब बेसिकली ऐसी बीम ऑफ लाइट ये प्रोड्यूस करता है लेजर जिसकी वेवलेंथ एक ही होती है, यानी एक ही कलर की लाइट आपको लेजर शो करेगा। कॉलिमेटेड एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, अगेन ये इतने भारी भारी वर्ड्स, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट मैम, आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये सारे वर्ड्स क्या मतलब रखते हैं ये बिल्कुल इस चैप्टर में डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ओवरव्यू है ना। नाउ अब थोड़ा सा कि मैम ये समझ नहीं आ रहा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन या ये भारी भारी वर्ड्स, तो अब हम थोड़ा सा डीप डाइव कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पर। नाउ अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अगेन मैंने आपसे बोला रेडिएशन बोलो, फोटोन बोलो, लाइट, यानी रेडिएशन मतलब लाइट ही है, या फोटोन बोले तो वो भी लाइट ही है। तो यानी एक जो मैटर है, मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। तो मैटर यानी कि किसी भी मटेरियल से बेसिकली अगर रेडिएशन यानी लाइट यानी फोटोन, ठीक है, का अगर इंटरेक्शन होता है तो बेसिकली क्या होता है, तो मैटर जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये क्या है बेसिकली मैटर। तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई कि रेडिएशन क्या है, मैटर क्या है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई भी लाइट जो है वो किसी एटम पर, किसी मॉलिक्यूल पर या किसी आयन से इंटरैक्ट करेगी तो क्या चीजें होंगी। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रखा है मैंने, या लिखा हुआ है मैंने खुद, ऑब्वियसली दीज आर माय हैंड रिटन नोट्स, कि जब रेडिएशन जो होती है वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगी तो 3 तरह के प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। यानी जब कोई भी लाइट एक एटम के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, तो 3 तरह के प्रोसेसेस एक साथ होते हैं या हो सकते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जनरली में किसी भी चीज को सोख लेना, और रेडिएशन मतलब लाइट। तो यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वी डोंट नो मैम, ओके, आई एम हियर टू टेल यू गाइस। तो सबसे पहले है यहाँ पे डायग्राम, देखो कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम है। तो 2 नंबर में भी 7 नंबर में भी आपसे 3-4 प्रोसेस पूछ ले जाते हैं कि 3 प्रोसेसेस क्या होते हैं व्हेन एंड बेसिकली रेडिएशन इंटरैक्ट विद एटम।
तो आपको इस तरह से ही हेडिंग डालनी है, डायग्राम बनाना है और कंटेंट लिखना है अपना। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे कुछ चीजें कंसीडर करके चलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा लिख के बताती हूँ, है ना। तो देखो, सबसे पहले बेसिकली हम ना एटम की ना स्टेट्स कंसीडर करेंगे कि कोई भी मटेरियल है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ये कोई एक एनर्जी स्टेट E1 है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि क्या होती है, एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ये एक एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हम बना लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। ये डायग्राम बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि तीनों प्रोसेस में डायग्राम्स बनते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। अब क्या होता है, मान लो मैंने क्या दी, बेसिकली मैंने एक रेडिएशन दी, एक रेडिएशन आ रही है और ये एक एटम है, उसके लेवल्स हैं कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इसमें मान लो नंबर ऑफ बेसिकली एटम्स है N1 और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है N2। ये रहा है ना N1 और N2, है ना। बेसिकली ध्यान से समझना, और ये मान लो ये रहा N1 में एटम है, यहाँ पे लेट सपोज ये रहा ना एक एटम रखा है। तो बेसिकली अगर कोई रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट किससे बनी है, फोटोन, मतलब उस लाइट की एनर्जी क्या होगी, जितनी फोटोन की एनर्जी होती है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ये लिखी क्या है, E इज इक्वल्स टू H न्यू। डायग्राम क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए रब कर देते हैं इसको। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब बिफोर चीज है, मतलब अभी रेडिएशन अगर आ रही है, अब रेडिएशन आई, तो रेडिएशन आई तो ये जो बेसिकली ये एटम है ना, ये इस रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इज इक्वल्स टू H न्यू एनर्जी की रेडिएशन आई, ग्राउंड स्टेट वाले जो एटम है उसने क्या करा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसमें तो एनर्जी आ गई, तो ये ऊपर छलांग मार जाएगा। तो बेसिकली देखो, अब ग्राउंड स्टेट से अब ये कहाँ पे पहुंच चुका है, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच चुका है। दिख रहा है ना, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच चुका है अभी। क्यों, क्योंकि इसने एनर्जी जो आ रही थी रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है ये पढ़ लेते हैं, और बिफोर आफ्टर का डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया है बहुत अच्छे से। अब देखो, ये रही लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर टू एनर्जी स्टेट 1 and 2। तो बेसिकली यहाँ पे डायग्राम भी दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने दो एनर्जी स्टेट 1 और एनर्जी स्टेट 2, E1 और E2 की बात की गई है, किसी भी एटम की हमने कंसिडर कर ली और उनकी एनर्जी E1 और E2 कंसिडर कर ली। जब फोटोन ऑफ लाइट, यानी लाइट का बेसिकली फोटोन है जिसकी एनर्जी H न्यू है। तो जब फोटोन ऑफ लाइट यानी मतलब बेसिकली रेडिएशन आई जिसकी एनर्जी H न्यू है, E इज इक्वल्स टू H न्यू है। मैम E2 माइनस E1 क्या लिखा है, ऑब्वियसली इतनी एनर्जी तो आएगी ना कि E2 माइनस E1 के तो एग्जैक्टली वो बराबर हो। कम क्यों देंगे हम, एग्जैक्टली इतनी तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो देंगे कि इसकी एनर्जी इन दोनों के लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो। तो हमेशा यही चलेगा इस पूरे चैप्टर में, इज इक्वल्स टू H न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट लेवल के एनर्जी के बराबर तो होगी ऑब्वियसली। उसको अगर हम एटम पर इंसिडेंट कराते हैं लोअर एनर्जी स्टेट E1 में, तो जो एटम होता है लोअर स्टेट में, मतलब जैसे यहाँ ग्राउंड स्टेट में एटम था, वो फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और हायर एनर्जी स्टेट E2 में जंप कर सकता है, जैसे यहाँ पे उसने किया, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अगर इस तरह से एक्सप्लेन करके आओगे ना, डेफिनेटली कोई नंबर नहीं काटने वाला। और आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपकी नॉलेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपको कितना ही आता है, अगर आप शीट में नहीं लिख कर आ रहे हो तो एग्जामिनर की नजरों में तो आपको नहीं आता है। तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ाओ। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, जो आपको आगे डेरिवेशन होगी उसमें भी हेल्प करेंगी। जो प्रोबेबिलिटी होती है रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन की, प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरह से चांस, हमने बोला था ना कि वो
तीनों प्रोसेस एक तरह से हो सकते हैं, तो हर प्रोसेस की अपनी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की, ऑब्वियसली वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी, एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, ये चीजें ध्यान रखनी है। और ग्राउंड स्टेट में कितने एटम है, एनर्जी डेंसिटी क्यों लिखा है, ये है यू ब्रैकेट में न्यू, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इसलिए लिया है क्योंकि रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन में दो चीजें हो रही होती हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट में आपको एटम्स चाहिए जो कि जो रेडिएशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके और फिर जंप कर सके, तभी तो एब्जॉर्प्शन कहलाया वो। तो बेसिकली आप क्योंकि रेडिएशन आ रहा है तो इसलिए उसकी कुछ एनर्जी है, तो इसलिए एनर्जी डेंसिटी एक पैरामीटर है प्रोपोर्शनैलिटी का, और नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट वाले ही तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे ना, तभी प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये आपका लेवल्स थे ना E1 और E2, ये देखो ये E1 था, ये बेसिकली E2 था। चलो यहाँ पे छोड़ो, आप यहाँ पे नहीं बनाते हैं, ऊपर अच्छे से बना हुआ है वही देखते हैं। ये देखो E1 E2, तो दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है, 1 से 2 में, E1 से एब्जॉर्ब होकर एटम E2 में गया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है P12, यानी एब्जॉर्प्शन, ये 1 2 2 1 ये सब बहुत ध्यान से रखने वाली चीजें होती है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते कि कुछ भी लिख दो, ये फिक्स्ड है। तो 1 से 2 और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है 1 से 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और ग्राउंड स्टेट में कौन से एटम है, बेसिकली N1, जैसे कि डायग्राम में भी हमने देखा था कि देखो ग्राउंड स्टेट में N1 है, एक्साइटेड में E2 है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। वो तो दिख भी रहा है कि अगर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एनर्जी रेडिएशन आ रही है और ग्राउंड स्टेट वाले एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी में क्या क्या चीजें होंगी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और N1 यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, और हटता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जो यहाँ पे B12 आएगा। कांस्टेंट भी तुम चेंज नहीं कर सकते कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, ये भी फिक्स्ड है। तो B12 और ये एज इट इज रहेंगे यू न्यू और N1, और यहाँ पे B12 को क्या लिखते हैं, B12 इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। क्लियर हो गई हैं चीजें, समझ आ गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे डेरिवेशन है उसमें भी चीजें समझ आएंगी। एक बार अपने हाथ से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर चीजें देखना और अपने आप इम्प्लीमेंट करना अपने हाथ से अपनी नोटबुक में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और स्क्रीन से सिर्फ देखना कि हाँ हमें समझ आ गया और अपने आप कॉपी में ना करना, इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, जरूर अपने हाथ से चीजें करें, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए आपको इन नोट्स की तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, आई विल प्रोवाइड यू दैट, वरना मेरे हिसाब से तो आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ ऐसे ही नोट्स बनाते चलो, छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाते चलो, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन, क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा सेकेंड प्रोसेस आता है बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या होता है, हमने बोला था ना जब कोई भी एटम रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है तो तीन तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। पहला हमने एब्जॉर्प्शन क्लियर कर लिया, अब होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगेन स्पॉन्टेनियस एमिशन है, मैंने आपसे बोला लेवल्स और N1 N2 ये सब सेम ही रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे E1 बनाया, E2 N1 N2 E1 E2। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप इनपुट में कुछ भी रेडिएशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। स्पॉन्टेनियस एमिशन तब होता है जब आपका जो एटम है वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेड स्टेट के बाद ऑब्वियसली हमेशा एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी रह सकता है, स्टेबल स्टेट तो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी एटम की। भाई आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो अपने, तो क्या आप वहीं चाहते हो रुकना, नहीं ना, आप कुछ भी टाइम स्पेंड करके अपना वापस घर आना चाहते हो। तो ऐसा ही एक्साइटेड स्टेट में इसका जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तभी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। वही जैसे इनपुट में जितनी एनर्जी ऑब्वियसली जब जा रहा है तब भी उतनी देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम कोई
इनिशियली नहीं दे रहे हैं, खुद वो अपनी टाइम लिमिट पूरी करके एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और अपनी ये जो एनर्जी है ये लीव कर रहा है। बिफोर आफ्टर क्लियर हुआ, डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर कि जो एटम है अब वो हायर स्टेट में है, E2 एनर्जी स्टेट में है। तो जो एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा है, ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी किसकी है, एक्साइटेड स्टेट की। और किसी भी एटम को क्या पसंद होता है, स्टेबल स्टेट, है ना, जिसकी एनर्जी कम होती है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो जो एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी हायर है, दैट इज E2, वो स्टेबल स्टेट नहीं है। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा बाय एमिटिंग अ फोटोन। एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 एनर्जी के बराबर वो बेसिकली एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, इतनी एनर्जी एमिट करके। इस तरह के एमिशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगेन इसमें भी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी जैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो किस पर डिपेंड रहेगा, बताओ किस पर डिपेंड रहेगा, सिर्फ E2 पर डिपेंड रहेगा। वहां पे तो हम एब्जॉर्प्शन में तो इनिशियली दे रहे थे और एटम पर डिपेंड था वो E1 में यानी N1 में। तो यहाँ पे तो किस पर डिपेंड है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें नंबर ऑफ वो चाहिए, एटम्स चाहिए, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हम इनिशियली तो कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो 2 से 1 वो हो रहा है अब तो एमिशन, तो 2 से 1 हमने लिया, स्पॉन्टेनियस के लिए SPOL लिखा, और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N2 यानी E2 में कितने एटम्स है वो यहाँ पे मैटर करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और यहाँ पे कांस्टेंट A21 आता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, किसमें B आता है किसमें A आता है, आप चेंज नहीं कर सकते कि किसी में भी A लिख दिया B लिख दिया। यहाँ पे A21 क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसी को हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं अपनी लास्ट थर्ड बेसिकली प्रोसेस पर, जो कि क्या है, जो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगेन बिफोर आफ्टर और वही E1 E2। यहाँ पे सिनेरियो देखो, यहाँ पे सिनेरियो है, यहाँ पे ऑलरेडी जैसे स्पॉन्टेनियस की तरह ही एक्साइटेड स्टेट में हमारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, है ना। और यहाँ पे हम इनिशियली एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 भी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में आपके पास एक एटम बैठा हुआ है और हम इनिशियल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ये एनर्जी जो है ये ना इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये वाली जो एनर्जी है बेसिकली जब इस एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो बेसिकली ये स्टिमुलेट करेगी इस एटम को कि ये नीचे आ जाए। यानी एक तो नेचुरल केस है कि ये क्या है, अपने टाइम पीरियड के बाद ही नीचे आएगा और फिर वो खुद अपनी एक एनर्जी रिलीज करेगा, वो तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। पर जब हम टाइम पीरियड से पहले ही एक्साइटेड स्टेट में रखे हुए या फिर जो भी उसमें एटम्स हैं उनको पहले ही उसकी टाइमिंग से पहले ही ग्राउंड स्टेट में लाना चाह रहे हैं, तो हमने बाहर क्या दिया, एनर्जी दिया। ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी इसको, ये इसको स्टिमुलेट करेगी या इसको फोर्स करेगी कि ग्राउंड स्टेट पर आ जाओ भैया तुम, है ना। तो ऑब्वियसली ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ रही है तो एनर्जी रिलीज तो होगी ही, है ना। ऊपर से ये एक एनर्जी वाला एटम है तो इसकी वजह से ये भी रिलीज होगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि देखो दो दो एनर्जी या दो दो रेडिएशंस आपकी एमिट होती हैं स्पॉन्टेनियस में। स्पॉन्टेनियस में तो एक ही होती है, स्टिमुलेटेड में, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन में दो दो रेडिएशंस आपकी मिलती हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, पहले से इनिशियली भी स्पॉन्टेनियस का ही केस है, उसमें आप पहले ही टाइम से पहले उसको एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में ला रहे हो यूजिंग बेसिकली क्या, रेडिएशन देके पहले से ही, ठीक है, बिफोर आफ्टर। और यही बेसिकली प्रिंसिपल है लेजर का। अगेन इसको कंटेंट पढ़ लेते हैं। सपोज, लेट मी चूज द पेन।
सपोज द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट E2 में है ऑलरेडी एटम, और फोटोन ऑफ एनर्जी जिसकी बेसिकली एनर्जी इक्वल है E2 माइनस E1, यानी लेवल्स के डिफरेंस से जो मैंने आपको बता रखा है, अगर आप उस पर इंसिडेंट करते हो उस एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है उस पर, तो वो जो इंसिडेंट फोटोन है वो एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा या इंड्यूस करेगा या फोर्स करेगा उस एटम को कि वो ग्राउंड स्टेट E1 में आ जाए बाय एमिटिंग अ न्यू फोटोन। तो thus जब भी कोई एटम होता है वो फोटोन को इजेक्ट कर रहा है, यानी बेसिकली अगर कोई भी एटम जो है वो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, फोटोन को एमिट कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन एक फोटोन के साथ हुआ था जो उस पर इंसिडेंट था। जैसे यहाँ पे इस फोटोन का जो इंटरेक्शन था, बेसिकली ये तो स्पॉन्टेनियस है, इस एटम का जो इंटरेक्शन था ये किसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, है ना। तो ऐसे बेसिकली एमिशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे एमिशन को हम स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप देख पाओ, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगेन प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है इस प्रोसेस की बेसिकली दो चीजों पर ही डिपेंड होगी, क्योंकि इनिशियली एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी यू न्यू, और एक्साइटेड स्टेट में एटम है तो N2 P2 से 1, क्योंकि अगेन 2 से 1 ही तो चीजें आ रही हैं, और स्टिमुलेटेड के लिए ST, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, इक्वल टू, और कांस्टेंट यहाँ पे B21 होता है जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देन हमारे पास एक डेरिवेशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। बहुत ही ज़्यादा फेमस डेरिवेशन है। लाइक इफ आई टेल यू कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर आती है। सो इन 2026 एंड 27 सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल इट इज कन्फर्म्ड। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेट एंड डू स्टडी।